कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बेटा आज की ये क्लास ये बोर्ड परीक्षा में आपके 6 अंक का चैप्टर है, तो आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो बड़ी आसानी से आपको 6 अंक मिलेंगे। देखो 6 अंक किस प्रकार से आएंगे, 3 तो आएंगे एमसीक्यू और एक आएगा रिक्त स्थान और एक आएगा लघुत्तरात्मक। तो यहाँ पर गहराई में जाना है, पाठ के अध्याय के गहराई में जाना है, छोटे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। यदि आप चीजों को अच्छी तरह से समझते हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, आसानी से अपन अपना जो टारगेट है आउट ओपन रेट का वो पूरा कर लेंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये लास्ट लेक्चर रहेगा। पर्यावरण वाले पाठ को तुम पढ़ ही लेना, उसमें कोई इश्यू है ना, है ना, पढ़ना, पर उसको वो भी 5 नंबर का है, उसे यूं मत समझना कि पर्यावरण है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो तुम्हें उसमें और तो क्लियर है अपना पूरा ये 12 चैप्टर तक तो बहुत अच्छे से क्लियर है। वही चैप्टर ऐसा है जो तुम्हारा सबसे कम है इस, है ना, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, अगर समय मिलेगा तो उसको भी बता देंगे। देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। अभी कल हमने पिछले पाठ में पढ़ा था विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव पढ़ा था, उसी प्रकार से ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। देखो क्या है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। वो चालक तार चुंबक की भांति क्या करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव मैं क्या कह रहा हूं आपसे बेटा, प्रभाव कोई भी चालक तार है, ये कोई भी चालक तार है, इसके अंदर क्या प्रवाहित करो, विद्युत धारा आए, ठीक है। तो इस ये चालक तार किसकी भांति व्यवहार करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इस प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर बात आ रही है चुंबक की, तो सबसे पहले चुंबक के बारे में हमें बहुत जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चुंबक क्या है, ठीक है, चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो चुंबक क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे को, निकिल को या कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। एक ऐसा पदार्थ जो निकिल को, लोहे को, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। बात समझ में आई, चुंबक कहलाता है। अब देखो बेटा चुंबक के गुण, चुंबक में कुछ गुण पाए जाते हैं। चुंबक में क्या गुण पाए जाते हैं वो समझ लो आप। चुंबक के कुछ गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं समझने का प्रयास करें। देखो एक छड़ चुंबक लीजिए आप, छड़ चुंबक आती है ना, छड़ चुंबक ऐसे, और उस छड़ चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे ना तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। वो जो छड़ चुंबक है वो कहाँ ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है। चुंबक का जो सिरा उत्तरी दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं, और चुंबक का जो सिरा दक्षिणी दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं, या क्या कहते हैं, साउथ पोल। अब देखो ये हमने एक छड़ चुंबक ली, इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दिया। अब धागे से लटकाने पर ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा, मान लो ये सिरा उत्तर दिशा में ठहरा तो इसे बोलेंगे एन, यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये वाला सिरा दक्षिण दिशा में ठहरा तो इसे बोलेंगे साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक थी ना अपने पास, प्रैक्टिकल बताया था मैंने, समान ध्रुव। अगर मान लो ये कोई चुंबक है और ये मेरे पास दूसरा चुंबक है, इसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये समान ध्रुव है ना। अगर इनको पास लाओगे तो ये दूर भागेंगे, यानी कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और बेटा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। जैसे ये टुकड़ा यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, इनको पास लेके आओगे तो तुरंत चिपक जाएंगे, तुरंत एक दूसरे के क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ये दूसरा गुण है, समझ में आ गया। चुंबक के समान ध्रुवों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। क्या आपको समझ में आ रही है बातें, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है चुंबक के ध्रुवों को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे ये कोई छड़ चुंबक है, ठीक है, इसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आप इसको यहां से तोड़ दोगे ना तो इसमें ये साउथ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ऐसे तोड़ोगे तो नॉर्थ और साउथ, इनको आप कभी भी पृथक
नहीं कर सकते। ये है बेटा चुंबक के गुण। मुझे उम्मीद है समझ में आया आपको। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ में आया। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो चालक तार किसकी तरह व्यवहार करेगा? चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गई बात। दूसरा देखो चुंबक। चुंबक फिर मैंने आपको बताया चुंबक। चुंबक क्या है? ऐसा पदार्थ जो लोहे को, निकिल को, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। क्या कहलाता है? फिर हमने बताया चुंबक के गुण। मैंने कहा कि एक क्षण चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ तो हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इसका जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो सिरा दक्षिणी दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। बात समझ में आ गई। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बेटा। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान लगाना रे। चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां से चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी कि चुंबक के बल का संसूचन होता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अपनी भाषा में समझो। चुंबक के चारों ओर की वह स्थान जहां से वो चुंबक अपनी ओर वस्तुओं को क्या कर ले? आकर्षित कर ले। मान लो हमने एक चुंबक लिया, ठीक है, और हमने इसके चारों लोहे का बुर्रादा बिखेर दिया। जहां जहां तक के लोहे के बुर्रादे को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, वो जगह इसके चारों ओर का वो स्थान क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। हमने परिभाषा कैसे लिखी थी? चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां से चुंबकीय बल का क्या होता है? संसूचन होता है। चुंबकीय बल का क्या होता है? संसूचन। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई क्या बेटा? किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना, ये बता दी मैंने, जानकारी दे दी आपको चुंबक के बारे में। अब देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बेटा इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम सन 1820 ईस्वी में ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया? ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। कब बताया था? सन 1820 में। आपको इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक नंबर के। तो इन छोटे क्वेश्चनों पे आप अत्यधिक फोकस करें। जैसे चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? असमान ध्रुव में क्या होता है? क्या चुंबक के ध्रुव को पृथक किया जा सकता है? ठीक है। और चुंबक के प्रभाव के बारे में किसने बताया? 1820 में। किसने बताया? ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ऑरस्टेड ऐसे लिखेंगे? ऐसे है क्या? ऑरस्टेड, हाँ सही, वैसे ही है। ठीक है, देख लेना तुम। ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है। अभी ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। ठीक है। उस प्रयोग के लिए देखो, दिक सूचक जानते हो ना? दिक सूचक दिशा बताने वाला होता है ना बेटा। दिक सूचक वास्तव में क्या होता है? छोटा चुंबक होता है। यह भी वास्तव में क्या होता है? छोटा चुंबक होता है। अब देखो ऑरस्टेड ने क्या किया? एक प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया है? ऑरस्टेड ने एक परिपथ तैयार किया। ध्यान से सुना। ऑरस्टेड ने कैसे बताया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? उसने कुछ प्रयोग किए थे। देखो पहला प्रयोग था, उसने एक मोटा तार लिया। ये एक मोटा तार लिया उसने तांबे का, और इस तार का नाम दे दिया एक्स और वाई। क्या नाम दे दिया? इस तार को उसने एक तो जोड़ा बैटरी से, एक जोड़ा प्रतिरोध से, और एक जोड़ा एम्पियर मीटर से। किससे जोड़ा बेटा? एम्पियर मीटर से। इस तरह से उसने इसको जोड़ा है। ठीक है। ये तो लगा दी उसने बैटरी, और ये क्या लगा दिया? प्रतिरोध। ये क्या लगा दिया? एम्पियर मीटर। बात समझ में आ रही है ना? विद्युत धारा का प्रवाह में सब प्लस से किधर होता है? माइनस की ओर। पिछले पार्ट में पढ़ के आए हो तुम लोग, तो विद्युत धारा इधर से इधर आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक क्या लगानी पड़ेगी? कुंजी भी तो लगाओगे। क्या लगाएंगे भाई? कुंजी। ये क्या कुंजी है? और यहां पर उसने रख दिया एक दिक्सूचक। क्या रख दिया बेटा? दिक्सूचक रख दिया। ठीक है, कंपास भी कहते हैं अपन। ठीक है ना। तो देखो क्या किया उसने, किसके बारे में बताया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो क्या किया देखो, ऑरस्टेड ने इस प्रयोग में एक मोटे तांबे का तार एक्स वाई लिया। ठीक है। इस तांबे के तार को प्रतिरोध, एम्पियर मीटर, बैटरी और कुंजी कैसे संयोजित किया। ठीक है। अब ऑरस्टेड ने क्या किया? कुंजी में प्लग लगाया। कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं सभी? श्रेणी क्रम में। पढ़ा है पिछले पार्ट में। कुंजी में प्लग लगाया तो इस बैटरी से इस मोटे चालक तार एक्स वाई में विद्युत धारा प्रवाहित हो गई।
जैसे बेटा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इस पे नीचे जो क्षैतिज रूप से क्या रखा गया है, दिक्सूचक। इस दिक्सूचक की सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। अब दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हुई, क्योंकि इस मोटे चालक तार के चारों ओर क्या पैदा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। तो इस प्रयोग, ऐसे प्रयोगों से ओर्स्टेड ने बताया कि विद्युत धारा का क्या, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। समझ में आई क्या बात? देखो नोट्स में लिखा है अच्छी तरह से, ध्यान से सुनो। इस प्रयोग में एक मोटे तार XY को चित्र अनुसार विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। इस तार के पास एक छोटा दिक्सूचक क्षैतिज रूप में रखा जाता है, ये रख दिया छोटा दिक्सूचक क्षैतिज रूप में। आगे प्लग में कुंजी लगाकर तार XY में बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इस मोटे चालक के पास रखे दिक्सूचक की सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और इसी तरह के प्रयोग करके ओर्स्टेड ने बताया कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव पैदा करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई बेटा। तो ओर्स्टेड ने इस प्रकार के प्रयोग करके दुनिया को बताया कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया भाई। आगे बताओ, अगला पॉइंट है बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना रहे। अगला पॉइंट है बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो आप एक क्या लो, कागज लो सफेद, ठीक है। उस सफेद कागज पर लोहे का बुर्रादा बिखेर दो, बहुत सारा बिखेर दिया। लोहे का बुर्रादा बिखेरने के बाद उस पर एक छड़ चुंबक रख दो। ये हमने छड़ चुंबक रख दिया, यहाँ नॉर्थ लग और ये साउथ, ये उसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो आप जैसे छड़ चुंबक रखोगे ना, तो लोहे का जो बुर्रादा है, लोहे का जो चूर्ण है, वो स्वयं संरेखित हो जाएगा। स्वयं क्या हो जाएगा, मतलब जो लोहे का बुर्रादा आपने बिखेरा था वो इस तरह से संरेखित हो जाएगा। लोह चूर्ण इस तरह से संरेखित हो जाएगा, लोह चूर्ण इस तरह से क्या हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिक ऐसे संरेखित हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बता रहा हूं आपको, हम एक कागज लेंगे, उस कागज के ऊपर लोहे का बुर्रादा बिखेरेंगे और जब उस लोहे के बुर्रादे के बीच में क्या रखेंगे, छड़ चुंबक रखेंगे, तो लोहे का बुर्रादा कुछ इस तरह से संरेखित हो जाएगा। लोहे का बुर्रादा क्या हो जाएगा, संरेखित। तो देखो ध्यान लगाओ, चुंबक के अनुदिश वे रेखा है जहां पर लोह चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है। चुंबक के अनुदिश वे रेखा है जहां पर लोह चूर्ण स्वयं क्या हो जाता है, संरेखित हो जाता है। क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो देखो ये देखो, समझ में आ गई बात। चुंबक के अनुदिश वे रेखाएं जहां पर लोह चूर्ण स्वयं क्या हो जाता है, संरेखित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब इंपोर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, गुण इंपोर्टेंट ये है भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या गुण होता है वो हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो समझ में आए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिभाषा समझ में आए क्या, समझ में आए। चुंबक के अनुदिश वे रेखाएं जहां पर लोह चूर्ण स्वयं क्या हो जाता है, संरेखित हो जाता है, क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इनको अच्छी तरह से आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, देखो ये इस तरह से बता सकते हो बेटा, ठीक है ना। इस तरह से आप इन्हें बता सकते हो। तो बताओ ये जो बनाई है मैंने, इन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब समझो इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, क्या कोई छड़ चुंबक आपने देखी बहुत सारी, क्या उसके चारों ओर कोई रेखाएं देखी आपने, नहीं, काल्पनिक है, जो हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर कहां खत्म होती है, दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव से चलेगी दक्षिणी पे खत्म हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव से चलेगी दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव से चलेगी दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो जाएगी। समझ में आई क्या। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जो दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर कहां समाप्त हो जाती है, दक्षिणी ध्रुव पर। समझ में आ गई पहली गुण। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा भी है और परिमाण भी है। दिशा देखो उत्तर से किधर है, दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, और परिमाण का मतलब इनकी संख्या निश्चित है भाई, 100 रेखाएं हैं या 20 रेखाएं या 50 रेखाएं हैं।
इसलिए ये कौन सी राशि है? सदिश। एक नंबर का क्वेश्चन बना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं? कैसी राशि है? सदिश राशि है। समझ में आ गई बात? इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा बताओ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। समझ में आ गई बात? तीसरी देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे मान लो ये चुंबक है, ठीक है, ये एक रेखा है, ये दूसरी, ऐसे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब मुद्दा ये बनेगा क्वेश्चन आपके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्या कारण है? तो इसका कारण ये है बेटा, दिक्सूचक एक समय में दो दिशाएं नहीं बता सकता। अगर हम यहां दिक्सूचक रखेंगे तो क्या वो एक समय में दो दिशा बता सकता है? नहीं बता सकता। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, दिक्सूचक एक समय में दो दिशाएं नहीं बता सकता, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई समस्या? अब तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, मतलब चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, तो यहां पर ये रेखाएं क्या होगी? सघन होगी। अपन कहता सियांगनी होगी, है ना। और दूसरी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा वहां पर ये क्या होगी? विरल, खोड़ी होगी, है ना। अब जैसे चुंबक से दूर जाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? विरल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण समझ में आएंगे? नहीं आए? एक तो बेटा ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। दूसरा, इसमें परिमाण व दिशा दोनों है, इसलिए ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तीसरा, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, चौथा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है वहां पर यह सघन होती है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है वहां पर यह विरल होती है। मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई समस्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको समझ में आ गई? मिटा दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे बढ़ो और ध्यान से देखो। बताओ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने। कब बताया था? 1820। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं? चुंबकीय। और उसको समझने के लिए हमने एक प्रयोग भी किया है। अब आगे समझते हैं। दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करना। देखो, अब हम समझेंगे दिक्सूचक की सहायता से, बैठ जाओ, सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करना। दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करना। अब ध्यान लगाओ इधर। अभी तक हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी है। बताओ किसकी सहायता से हमने उसको समझा था? लोहे के बुरादे की सहायता से। हमने लोहे का बुरादा बिखेरा और उस पर छड़ चुंबक रखी तो लोहे का बुरादा स्वयं क्या हो गया? संरेखित। यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिक्सूचक की सहायता से प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए प्रैक्टिकल करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। देखो, दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करना। ध्यान लगाओ, हम एक ड्राइंग बोर्ड लेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की शीट लगाएंगे। सफेद कागज की शीट लगाने पर हम उस पर एक छड़ चुंबक रख देंगे। ये मान लीजिए हमने छड़ चुंबक रख दिया, ये इसका नॉर्थ सिरा है और ये इसका साउथ सिरा है। बात समझ में आ गई? अब बेटा हम एक छोटा दिक्सूचक लेंगे। एक छोटा क्या लेंगे? अब दिक्सूचक को चुंबक, ये जो छड़ चुंबक है इसके उत्तरी ध्रुव नॉर्थ सिरे की ओर इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। यहां पर रखेंगे दिक्सूचक को, इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि चुंबक, ये दिक्सूचक का जो साउथ सिरा है वो चुंबक के नॉर्थ सिरे की ओर इंगित हो। समझ आ रहा है? इसकी ओर इंगित हो। और जहां पर ये इंगित करेगा वहां पर हम क्या लगा देंगे? बिंदु लगा देंगे। ठीक है, 2 बिंदु लगा देंगे। बात, अरे भाई ये आवाज कौन कर रहा है? मत बोलो बेटा, क्या मतलब है? है ना, भविष्य खराब हो जाएगा, जीवन बोलना बंद हो जाएगा फिर बाद में। अभी तो है ना, अच्छी बात नहीं है। तो देखो, सफेद कागज की शीट ली, उस पर एक छड़ चुंबक रखा है। छड़ चुंबक के नॉर्थ सिरे को, नॉर्थ सिरे की तरफ क्या रखेंगे? दिक्सूचक।
दिक्सूचक को ऐसे रखेंगे कि दिक्सूचक का जो साउथ सिरा है वो नॉर्थ सिरे की ओर इंगित करे। अब यहां से दिक्सूचक को उठाएंगे और दिक्सूचक को ऊपर रखेंगे, यहां ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि दिक्सूचक का जहां पर पहले नॉर्थ सिरा था वहां क्या जाए, साउथ, ठीक है, और उधर कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ। और ऐसा बेटा तब तक करते रहेंगे जब तक कहां नहीं पहुंच जाते, जब तक कहां नहीं पहुंच जाते, साउथ सिरे तक नहीं पहुंच जाते। पेंसिल से ऐसे बिंदु लगाते जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इन पेंसिल से हमने जो बिंदु लगाए थे इनको अगर हम पेंसिल की सहायता से मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। वो रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाएगी। क्या समझ में आया आपको? लिखना पूरा लिखा है रखा है विस्तार से, वो तो आप खुद लिख ही सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, एक ड्राइंग बोर्ड लिया, ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की शीट रखी, सफेद कागज की शीट पर एक छड़ चुंबक रखा, ये छड़ चुंबक रख दिया। छड़ चुंबक रखने के बाद हमने एक दिक्सूचक लिया, दिक्सूचक को छड़ चुंबक के नॉर्थ सिरे की ओर इस प्रकार व्यवस्थित किया कि दिक्सूचक का जो साउथ सिरा है वो नॉर्थ सिरे की ओर इंगित करे, ठीक है। फिर हमने दिक्सूचक को आगे उठाया और दिक्सूचक को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि दिक्सूचक का पहले जहां नॉर्थ सिरा था वहां कौन सा सिरा आ जाए, साउथ। ऐसी प्रक्रिया तब तक करते गए जब तक कहां नहीं पहुंच गए, साउथ सिरे। और ये जो बिंदु मिले जो पेंसिल की सहायता से हमने नोक लगाए, इन बिंदुओं को फिर पेंसिल की सहायता से एक वक्र रेखा बनाए, तो वो वक्र रेखा क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। बना सकते हो दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। मिटा दूं क्या? अब देखो ध्यान से सुनो, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो ध्यान लगाओ, सीधे, अरे भाई बात मत करो रे, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्लीज बातें मत करो बेटा। एक प्रयोग और करेंगे ऑस्टेड का, ठीक है। ऑस्टेड ने क्या किया, एक सीधा चालक लिया, उसमें क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा, और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे थी, ये सभी ऑस्टेड ने इस प्रयोग में बताया है। तो देखो ध्यान लगाओ, ऑस्टेड ने क्या किया, एक मोटी तांबे की तार XY ली, ये ली उसने एक मोटी तांबे की तार X और Y, ठीक है। इस तार के बीचों बीच में उसने एक गत्ता लगाया लंबवत 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। और इस तार को उसने एक तो जोड़ दिया परिवर्ती प्रतिरोध से। बताओ कौन से क्रम में जुड़ेगा परिवर्ती प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में। पिछले पार्ट को अच्छी तरह से होना चाहिए आपका। एक उसने जोड़ दिया इसमें एम्पियर मीटर, क्या जोड़ दिया, और बेटा एक जोड़ दी उसने बैटरी, क्या जोड़ दी रे, बैटरी। परिपथ में बैटरी की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, ठीक है। उसके अलावा एक जोड़ दी उसने कुंजी, क्या जोड़ दी बेटा, कुंजी, ठीक है। ये ऐसे एक परिपथ तैयार कर लिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। विद्युत धारा का फुल प्रवाह हमेशा प्लस से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। ये आई है विद्युत धारा जो प्लस से माइनस की ओर बढ़ रही है। ये क्या है बताओ, परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध। और ये एम्पियर मीटर है और ये बैटरी बी है और ये कुंजी के है, ठीक है। बोर्ड पे देखो, ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया कि सीधे चालक में धारा प्रवाहित करे तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है ना। उसने के लिए उसने एक परिपथ तैयार किया। परिपथ में उसने एक मोटा चालक तार XY लिया, ये मोटा तार है XY तांबे का तार। इस तांबे के तार को उसने तो परिवर्ती प्रतिरोध से, एक किससे, एम्पियर मीटर से, एक बैटरी से और एक कुंजी से संयोजित किया। ये सब कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी। अब बेटा उसने क्या किया, इस मोटे चालक तार के बीचों बीच एक गत्ता फंसाया और वो गत्ता बिल्कुल 90 डिग्री पे था, 90 डिग्री पर। कागज दो कोई, मैं बताता हूँ प्रयोग कैसे बल लगाया। तो गत्ता फंसाया, तो मैं यहाँ देखो गत्ता बना देता हूँ, फिर अभी बता देंगे। तो उसने कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे एक गत्ता लगा दिया, ध्यान से समझना रे। ये 90 डिग्री पे उसने एक गत्ता लगा दिया भाई इस तरह से, और ये लाइन में मिटानी पड़ेगी क्योंकि ये टूटा हुआ नहीं है परिपथ, ये लाइन पीछे से निकल रही है। हम दिखा नहीं सकते ना 2D में, ऐसे 3D में दिखा सकते हैं ना। तो जैसे ये चालक तार है, ये मारकर चालक तार है और ये उसने गत्ता लगा दिया बिल्कुल 90 डिग्री के ऐसे।
तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये मैंने स्किप कर दिया, ये दिखाया नहीं है, ऐसे रखा, ठीक है। फिर क्या किया, इस गत्ते पर उसने लोहे का चूर्ण बिखेर दिया, इस गत्ते पर लोहे का बुरादा बिखेर दिया, ठीक है। अब लोहे का बुरादा बिखेरने के बाद उसने क्या किया, प्लग में कुंजी लगाई। जैसे बेटा उसने प्लग में कुंजी लगाई तो लोहे का जो बुरादा था वो इस सकेंद्रीय वर्तों के रूप में व्यवस्थित हो गया। लोहे का बुरादा ऐसे किसमें व्यवस्थित हो गया, सकेंद्रीय वर्तों में व्यवस्थित हो गया। देखो सकेंद्रीय वर्तों के रूप में व्यवस्थित हो गया। अब सकेंद्रीय वर्तों के रूप में व्यवस्थित हुआ ना, तो ये सकेंद्रीय वर्त क्या है, ये सकेंद्रीय वर्त है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। समझ में आया क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कितनी तरह से देख लिया हमने, 3। सबसे पहले हमने क्या किया, क्षण चुंबक पर लोहे का बुरादा बिखेरा था तो लोहे का बुरादा स्वयं संरेखित हो गया था, जिसे हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा था। दूसरा अभी हमने दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाना सीखा, और तीसरी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अब बेटा ये हो गया, ये होने के बाद अब हम इसके पास वो लेके जाएंगे दिक्सूचक। इसके पास जैसे हम दिक्सूचक लेके गए तो उस दिक्सूचक में क्या आ गया, विक्षेप आ गया। क्या आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि इसके चारों ओर क्या पैदा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमने फिर दोबारा क्या किया, इस बैटरी से विद्युत धारा की दिशा बदल दी। पहले तो धारा इधर से इधर है ना, प्लस से माइनस की, अब बैटरी को उल्टा कर दिया। जैसे हमने दिशा की धारा बदली तो इस सुई का विक्षेप भी बदल गया। मान लो पहले विक्षेप दाएं ओर था, अब विक्षेप किधर हो गया, बाईं ओर। इससे यह पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस पर निर्भर करती है, वो विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस पर निर्भर करती है, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यह प्रयोग किया था किसने, ऑर्स्टेड ने। और फिर उसने क्या किया, जैसे जैसे इस क्षण चुंबक को इसके पास ले जा रहा था तो इसमें विक्षेप बढ़ रहा था, और इससे दूर ले जा रहा था तो इसमें विक्षेप क्या हो रहा था, कम हो रहा था, घट रहा था। तो इससे यह पता चला कि इस चालक तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और चालक तार के दूर चुंबकीय क्षेत्र कम है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से इस परिपथ में क्या बढ़ाया, धारा का मान बढ़ा दिया। धारा का मान क्या किया इसने, तो इसने देखा कि चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ये सारे प्रयोग, ये सारे के सारे जो नियम है वो इस प्रयोग से इसे पता चला। बात समझ में आई क्या, नोट्स लिख ही रहे हैं आप, अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्न चित्र की सहायता से समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्या है, एक मोटी तांबे की तार XY, ठीक है, को चित्र के अनुसार बैटरी, परिवर्ती प्रतिरोध, बैटरी, एम्पियर मीटर और कुंजी से संयोजित किया है। और एक मोटे तार के बीचों बीच में एक गत्ता लगा है जो कितने डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है। अब देखो, अब गत्ते पर क्या बिखेरा, लोहे का बुर्रादा या लोह चूर्ण बिखेर दिया, ठीक है। जब तार में विद्युत धारा गुजारी जाती है, कुंजी में प्लग लगाएंगे तो तार में विद्युत धारा गुजारी जाएगी। जैसे विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो लोहे का बुर्रादा सकेंद्रीय वर्तों में व्यवस्थित हो जाएगा। सकेंद्रीय वर्तों में क्या हो जाएगा, व्यवस्थित। और ये सकेंद्रीय वर्त क्या बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं, ठीक है। अब आगे देखो, वर्त के किसी भी बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव, ध्यान लगाओ, इस वर्त के किसी भी बिंदु पर आप दिक्सूचक रखोगे ना तो दिक्सूचक का जो उत्तरी ध्रुव है वो चुंबकीय, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ध्यान रखना इस बात को, इस वर्त के किसी भी बिंदु पर आप क्या रखोगे, दिक्सूचक, तो दिक्सूचक का जो उत्तरी ध्रुव है वो इस बिंदु पर क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। बात समझ में आ गई। अब ध्यान लगाओ, यदि विद्युत धारा के मान में वृद्धि कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेप क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी किससे यह पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत धारा में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा, यदि विद्युत धारा का मान समान रहे और दिक्सूचक को तार से दूर ले जाया जाए तो विक्षेप क्या होगा, कम। तो इसका मतलब तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। तीसरा, अगर बैटरी की दिशा बदल दी जाए, धारा की दिशा, तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या होता है, बदल जाता है। इसे यह पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर निर्भर करता है, उसकी दिशा किस पर निर्भर करती है, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया, आ गया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, बातें मत करो।
अब ये तो पता चला हमें, बहुत देखो एक प्रयोग तो भी ऑस्ट्रेड ने पहले बताया, एक ये बताया, ये तो पता चल गया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको हम उपयोग में कैसे ले, उपयोग में लेने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की क्या पता होनी चाहिए, दिशा। और बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपके पास नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, हस्त अंगुष्ठ नियम इंपॉर्टेंट है। 3 नियम है ना इसमें, हो सकता है तीनों में से कोई एक नियम 2 नंबर में पूछ लिया जाए, फाइनल है। तीनों नियम अच्छे से याद कर लो। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या काम आता है, तो ध्यान दो। ये नियम सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। बताओ ये नियम क्या कहता है, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा कौन सा नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण मतलब दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। देखो क्या कहता है ये नियम, ध्यान से सुनो। पहली लाइन क्या लिखोगे बताओ, आपसे अबसद में या ऑप्शन या रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने वाला नियम बताओ, कौन सा नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखो क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार को, ये चालक तार है, इस चालक तार को इस प्रकार दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो। अंगूठा किस दिशा में हो, तो बताओ मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएगी, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा तो हम जानते हैं ना, प्लस से किधर होती है, माइनस की। देखो मान लो ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा की दिशा इधर है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, विद्युत धारा इधर से उधर बह रही है, तो चालक तार को किसे पकड़ोगे, ऐसे। विद्युत अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां किस दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब हमें पता है इसके चारों ओर क्या पेद बन जाएंगे, सकेंद्रीय वर्त। अभी प्रैक्टिकल किया हमने, तो अब देखो ये ऐसे होगी ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ये ऐसे चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलेगा। समझ में आ रही है क्या, विद्युत धारा की दिशा ऐसे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलेगा। बात समझ आ गई। अगर इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे होती, यहाँ प्लस होता, यहाँ क्या होता, फिर तार कैसे पकड़ा जाता, ऐसे, तो विद्युत धारा की दिशा उल्टी हो जाती ना, विद्युत धारा की दिशा उल्टी हो जाती, इस तरह से हो जाती विद्युत धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे पकड़ते तो ऐसे घूमता, और ऐसे है तो ऐसे घूमेगा। समझ में आ गई क्या, नंगा तार नहीं पकड़ना है ना। तुम 100 लोग के घर जाके देखे चेक करते हैं, वो चेक करना नहीं है ना, चेक करवा मत। सर ने कहा था कि, है ना, समझ गया आगे बात। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम समझ में आ गया बेटा, सीधे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा समझ में आ गई, मिटा दूं क्या, चलो अगला पढ़ते हैं। क्लियर है बात, आगे पढ़ो भाई। कोशिश करेंगे आज ही एक ही लेक्चर में आपका ये पार्ट खत्म करवा दिया जाए, या 2 लेक्चर हो जाए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान लगाओ, अगला पॉइंट है बेटा, किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक वर्ताकार पास लेंगे, देखो पास क्या होती है, एक गोल चूड़ी, चूड़ी होती है ना महिलाओं की चूड़ी, तो आप इसे पास कह सकते हो, एक पास है ये। हम क्या लेंगे, वर्ताकार पास लेंगे। देखो ध्यान लगाओ, तो वर्ताकार पास कुछ इस तरह की होगी, ये है एक वर्ताकार पास, समझ में आ गई। अब तुम कहो कि सर ये तो वर्त है ही नहीं, आप वर्ताकार पास कैसे कह सकते हो इसे। अरे भाई अगले साल 11वीं में आगे क्लासों में वर्त एक होता है दीर्घवर्त। क्या होता है बेटा, दीर्घवर्त, और दीर्घवर्त कुछ ऐसा होता है, इसे दीर्घवर्त कहते हैं। और वर्त को हम ऐसे लिखते, गोल बनाते, बिल्कुल वर्त गोल होता है, ये दीर्घवर्त होता है। तो ये है ना, अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था भी चूड़ी की तरफ बंद होती है पास, तो हाँ कौन सा, अरे कोई बात नहीं है, छूट गया तो आगे पढ़ लेंगे, पहले से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात समझ में आ गई क्या। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो ये खोल के रख दी वर्ताकार पास। अरे भाई ये खोल के इसलिए रखी है क्योंकि हम इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, शॉर्ट हो सकती है नहीं है इस तरफ, इसलिए एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इधर से बाहर आ जाएगी। अगर मैं इसको बंद ही रखता तो शॉर्ट हो जाता, प्लस माइनस, और नुकसान हो जाता ना अपना पूरा का पूरा, इसलिए यही रखेंगे।
तो देखो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, किसी विद्युत धारा वायु वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान लगाना, चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनो, ठीक है। किसी वर्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जैसे जैसे हम तार से दूर हटते जाते हैं, प्रत्येक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वर्तों का आकार क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तथा जैसे ही वर्ताकार लूप के केंद्र पर पहुंचते हैं, वो एक कैसे दिख जाते हैं, सीधी रेखा के समान, है ना, सीधी रेखा के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। धारा वह तार के प्रत्येक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में उत्पन्न होती है। तार के प्रत्येक भाग के योगदान के कारण लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक ही दिशा में होती है। किसी धारावाही पास में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखो ध्यान से सुनो, क्या है, ये एक वर्ताकार पास है, हम इसमें क्या प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें। बेटा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आपको पता है तार के प्रत्येक बिंदु पर क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, मान लो इस बिंदु पर मैं ले रहा हूं, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो क्या बनेंगे, सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वर्तों के रूप में क्या बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और जैसे जैसे हम इस बिंदु से दूर जाते जाएंगे, इस बिंदु से दूर जाते जाएंगे, बताओ सकेंद्रीय वर्तों का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे सकेंद्रीय वर्तों का साइज बड़ा होता जाएगा। और बेटा जैसे हम इसके लूप के केंद्र पर पहुंचेंगे, इस लूप के केंद्र पर पहुंचोगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमें कैसी दिखेगी, एक सीधी रेखा के रूप में दिखेगी। कैसी दिखेगी, सीधी रेखा के, मतलब बिल्कुल सीधी बन जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार इधर से देख लो, मान लो इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो बताओ ये क्या बनाएगा, सकेंद्रीय वर्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएगा। और जैसे जैसे हम इस बिंदु से दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बड़ी होती जाएगी और कैसे बन जाएगी, केंद्र पर जाते जाते एक सीधी रेखाओं के रूप में बन जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो वर्ताकार पास था, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या पैदा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। और प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के योगदान के कारण इसके केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, सीधी। अब जो क्षण चुंबक है उसमें भी ऐसा होता है, देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। नॉर्थ से किधर चलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, साउथ चलती है ना, लेकिन बेटा अंदर की तरफ ये बिल्कुल सीधी चलेगी, सीधी रेखाओं में चलेगी। और साउथ से किधर होगी, नॉर्थ। देखो बाहर तो इसकी दिशा नॉर्थ से किधर होती है, साउथ, और अंदर साउथ से किधर होती है, नॉर्थ की तरफ होती है। समझ में आया क्या, समझ में आया ना। तो बिल्कुल इसके केंद्र पर क्या हो जाती है, सीधी बन जाती है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, बाकी नोट्स में पढ़ ही लेना। अब देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें पैदा हुआ है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी पर, धारा के मान पर। देखो ध्यान से सुनो, धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, यानी कि धारा का मान चुंबकीय क्षेत्र के मान के क्या होता है, समानुपाती, या चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के क्या होता है, समानुपाती। दूसरा, कुंडली के फेरों की संख्या पर, कुंडली के फेरों की कुंडली अभी आगे पढ़ेंगे। तांबे के तार को लपेटकर बेलनाकार आकृति बना दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। तीसरा, पास की त्रिज्या पर, बताओ पास की त्रिज्या के चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, व्यक्त क्रमानुपाती। क्या होगा, अरे देखो जैसे हम इसके त्रिज्या पर जाएंगे दूर, मतलब इससे उधर दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, लेकिन जैसे हम पास होते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। देखो इस वर्त की त्रिज्या बहुत सबसे कम है, इसका मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है। इस वर्त की चुंबकीय त्रिज्या ज्यादा हो गई, इसका मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया। तो जैसे जैसे इस बड़े वाले पे जाएंगे तो इसका और कम हो गया। समझ में आया। तो बताओ पास की त्रिज्या के क्या होता है, व्यक्त क्रमानुपाती। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं है। चलो अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है परिनालिका या सोलेनाइड। देखो ध्यान लगाओ, अगला पॉइंट है बेटा परिनालिका, परिनालिका या क्या कहते हैं
सोलेनाइड। क्या है समझ लो, परिनालिका या सोलेनाइड किसे कहते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ध्यान लो परिनालिका या सोलेनाइड क्या है। अरे भाई पीछे आवाज मत कर बेटा। परिनालिका जब देखो ध्यान लगाओ, जब विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बेलनाकार आकृति बना दी जाए तो वो जो बेलनाकार आकृति है उसे क्या कहोगे, परिनालिका। विद्युत रोधी तांबे का तार, तांबे का तार देखा है ना, विद्युत रोधी, वो दिखता तो तुम्हें वो नंगा ही है, मतलब उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर ऐसी परत चढ़ा दी जाती है कि वो विद्युत रोधी होता है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी वो है ना शॉर्ट नहीं होता है। तो देखो एक विद्युत रोधी तांबे का तार लिया और विद्युत रोधी तांबे के तार लेकर हमने इस प्रकार एक बेलनाकार आकृति बना दी। स्प्रिंग देखी है ना, स्प्रिंग बना दी, एक बेलनाकार आकृति बना दी। उस बेलनाकार आकृति को हम क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इस परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव का काम करेगा और एक जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये चुंबकीय बाती व्यवहार करने लग जाएगी। देखो मान लो हमने इस क्या करना है, एक बैटरी से जोड़ दो, एक किससे जोड़ दो, बैटरी या सेल से, और इसको किससे जोड़ दो, कुंजी से, और बेटा इसमें क्या प्रवाहित करो, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करो, तो बेटा ये जो कुंडली है ना वो चुंबकीय बाती व्यवहार करेगी। किसकी बाती, तो इसका एक सिरा नॉर्थ बन जाएगा और एक सिरा क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। बात समझ में आई क्या, परिनालिका समझ में आ गई। विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बेलनाकार आकृति बना दी जाए तो बेलनाकार आकृति क्या कहलाती है, परिनालिका या सोलेनाइड कहलाती है। अब इस परिनालिका या सोलेनाइड में क्या प्रवाहित करें, विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये किसकी बाती व्यवहार करेगी, चुंबक की बाती, जिससे इसका एक सिरा नॉर्थ बन जाएगा, एक सिरा क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है, ध्यान से सुनो, विद्युत चुंबक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत चुंबक देखो, यदि हम किसी परिनालिका को नरम लोहे अथवा स्टील की छड़ में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। देखो हम क्या करें, एक नरम लोहे या स्टील की छड़ लेते हैं, ये हमने एक नरम लोहे या स्टील की छड़ ले ली, ठीक है, काहे की, या तो नरम लोहे की या स्टील की। अब बेटा इसके ऊपर हमने विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बेलनाकार कुंडली बना दी, मतलब परिनालिका। तो ये देखो ये इस तरह से दिखा देना, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बेलनाकार आकृति बना दी। और बेटा इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक तो बैटरी से, और एक किसे जोड़ दिया, कुंजी से। किसे जोड़ दिया, कुंजी से। ये कुंजी क्या है, ये प्लस और माइनस बैटरी है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो तो ये जो परिनालिका है ये किसकी बाती काम करेगी, चुंबक की बाती, जिसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहेंगे। क्या कहेंगे, समझ में आए क्या, ध्यान से सुनो क्या है परिभाषा। जब किसी परिनालिका में नरम लोहे अथवा स्टील की छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह परिनालिका चुंबक की बाती व्यवहार करने लग जाती है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। अब देखो ये जो विद्युत चुंबक है, ये विद्युत चुंबक है, इसकी कार्यकारी क्षमता 3 चीजों पर निर्भर करती है। कितनी चीजों पर, सबसे पहले बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के क्रोड पर। आपने किस धातु का बनाया है, ये तांबे का बनाया है, चांदी का बनाया है, या लोहे का बनाया है, या एल्यूमिनियम का बनाया है। अगर चांदी का बनाया है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा ना, क्योंकि चालक सबसे अच्छा चालक है वो, ठीक है। अगर लोहे का बनाया है तो बहुत ही कम होगा, एल्यूमिनियम का बनाया है तो थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे अपने पंखे वगैरह सबकी कुंडलियां बनाई जाती है ना, एक तरह से मोटरें होती है उनमें भी कुंडलियां बनाई जाती है। जनरेटर स्टार्टर जनरेटर वगैरह जो होते हैं, मोटर, उनमें भी कुंडलियां बनाई जाती है। तो धातु, अब उसमें कहते हैं ना अपन अरे वो वाइंडिंग की जाती है तो कहते हैं एल्यूमिनियम के तार से होगी या तांबे के तार से होगी, ठीक है ना, ऐसे। दूसरा, लपेटे गए फेरों की संख्या पर। लपेटे गए फेरों की, अगर फेरों की संख्या ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा, और फेरों की संख्या कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। तीसरा, प्रवाहित विद्युत धारा पर।
प्रवाहित कितनी विद्युत धारा, अगर अधिक प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा और कम प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। समझ में आ गया। अब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत चुंबक के उपयोग, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं तो फोकस करें ध्यान से। विद्युत चुंबक के उपयोग कहां काम आता है बेटा, ये काम आती है टेलीफोन व टेलीग्राफ में, टेलीफोन व टेलीग्राफ में काम आती है। दूसरा विद्युत घंटी में, कहां काम आती है, विद्युत घंटी में। पहले देखो ये काम आती है टेलीफोन व टेलीग्राफ में, टेलीग्राफ में। और बेटा दूसरी कहां काम आती है, दूसरी काम आती है विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी में। और बेटा तीसरा काम बताओ, विद्युत क्रेन में, कहां काम आती है, विद्युत क्रेन में। और बताओ बेटा इसके अलावा कहां काम आती है, विद्युत क्रेन में। और नेत्रों में गिरा लोहे का बुर्रादा निकालने में। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान लगाना, यहां लिख देता हूं, नेत्रों में गिरा लोहे का बुर्रादा या चूर्ण निकालने में, निकालने में। समझ आ गया क्या भाई? तो बेटा समझ में आ गया? कोई समस्या यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है। अगला देखो, थोड़ा सा पॉइंट और है, इसको शायद सेकंड पार्ट में ले लेते हैं अपन, है ना, एक वीडियो डाल देंगे, इसको ये कर लेते हैं।